अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में आज टॉपिक है हमारा वॉचिंग। और वॉचिंग में हम 4 बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ वॉचर, रूटीन चेकिंग। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा आज के लेक्चर में वो है डेफिनेशन ऑफ वॉचिंग। और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। जैसा कि आपको क्लियर है कि जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो ऑडिट हमेशा वॉचिंग से स्टार्ट होता है। मीन्स कि आपको पहले वॉचिंग करनी पड़ती है, वॉचर की एग्जामिनेशन करनी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में या एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आईएसए, हम वॉचर को या ऑडिट जो एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उनको किस हेड में डिस्कस करेंगे और क्या मीनिंग होगा अगर आईएसओ आईएसए को सामने रखते हुए हम वॉचर को डिस्कस करें। अगर आप ऑडिटर हैं तो आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ऑडिट एविडेंसेस वॉचर ही कंसीडर होंगे जो आपको अगर हेल्प आउट करें अपने डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ वॉचर। A voucher is a documentary evidence which proves the accuracy or otherwise of transaction appearing in book of accounts. All vouchers relevant to the business transaction should be carefully filled and preserved to enable the auditor to carry out vouching. Some of the examples of various types of vouchers to be produced to the auditor for checking are as under. तो यहाँ एक पॉइंट तो ये क्लियर कर लें कि वॉचर बेसिकली, हम तो नॉर्मली यही कह रहे होते हैं कि जो भी आपके पास पेड डॉक्यूमेंट हो, पेड स्लिप हो, पेड मेमो हो, तो उसे आप वॉचर कह रहे होते हैं। लेकिन जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ऐसा कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, जो आप खुद को अपने ओपिनियन में आपको हेल्प आउट करे, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प आउट करे, या जब अगर फ्यूचर में आप अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कोर्ट केसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की बेस पे अगर कोई आप डिसीजन ले चुके हैं तो ये वोचर होगा। तो यहाँ हमने देखा कि वोचर बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच प्रूव्स द एक्यूरेसी और अदरवाइज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कि या तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, अ, उसकी आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, या एक्यूरेसी एक्यूरेट लेवल पे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करे, तो इसे आप वोचर कहेंगे। और अदरवाइज ऑफ ट्रांजैक्शन, अदरवाइज मीन्स कि आप बाज़ देखते हो कि कोई भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ उसका वाउचर या उसकी पेमेंट स्लिप या उसका मेमो ही आपके लिए वाउचर हो। वहाँ फिर आप देखते हो कि बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्रीवियस ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स हैं, ये सारे आपके लिए वाउचर होंगे। क्योंकि आप अब इसी डॉक्यूमेंट को, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, प्रीवियस अकाउंटिंग साइकिल की प्रीवियस स्टेज को नेक्स्ट स्टेज के लिए एविडेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वॉचर होगा। इसीलिए कहा अ वॉचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच प्रूव्स द एक्यूरेसी और अदरवाइज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। यानी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव कर रहा हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको हेल्प आउट करे कि आप ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट अगर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, तो आप इसे कहेंगे कि ये वॉचर है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ऑल वॉचेस रेलिवेंट टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी केयरफुली फील्ड एंड प्रिजर्व टू एनेबल द ऑडिटर टू कैरी आउट वॉचिंग। फिर ज़रूरी है कि वॉचर उसे कंसिडर किया जाएगा जो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स, तमाम ऑडिट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे। जब आप ऑडिट स्टार्ट किया आपने या ऑडिट कर रहे हैं आप, तो वॉचर आप उसे कहेंगे जो फील्ड हो। डेट है, सीरियल नंबर है, अमाउंट है, सिग्नेटरी है, सिग्नेचर हो गए, इनिशियल्स हो गए, स्टैंपिंग हो गई, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होना, फील्ड होना ज़रूरी है, तो आप उसे वॉचर कंसीडर करेंगे। फिर ये है कि आप उस डॉक्यूमेंट को वॉचर कंसीडर करेंगे जो आपको वॉचिंग करने में हेल्प आउट करे, जिसकी बेसिस पे आप वॉचिंग कर सके, जिसको आप वॉचिंग का पार्ट बना सके, उसे आप वॉचिंग कहिए, वॉचर कहेंगे। Some of the examples of various types of watches to be produced to the auditor for checking are as under. अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि
वोचर कौन क्या किन डॉक्यूमेंट्स को आप वोचर कंसीडर करेंगे? ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पॉइंट्स है जिनको आप वोचर कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास वो तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो आपको नेक्स्ट या प्रीवियस प्रीवियस अकाउंटिंग साइकिल, क्लोज अकाउंटिंग साइकिल, ऑडिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड डिसीजंस, प्रीवियस ऑडिटर्स डिसीजंस, इंटरनल कंट्रोल्स रिपोर्ट्स, इंटरनल चेक रिपोर्ट्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, ये आपके लिए वाउचर ही कंसीडर होंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। तो यहाँ मैं आपको दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ वाउचर सिर्फ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सिर्फ स्लिप नहीं होगी, ये कोई आपके पास पेड स्लिप सिर्फ नहीं होगी, ये रिसीट स्लिप नहीं होगी सिर्फ आपके पास, ये सिर्फ मेमो नहीं होगा, ये आपके पास सिर्फ कार्बन कॉपी नहीं होगी, ये सिर्फ परचेज ऑर्डर नहीं होगा, ये आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एज एविडेंस आपको प्रोटेक्ट करे, आपके डिसीजन को, आपके एज एन ऑडिटर आपके ओपिनियन को प्रोटेक्ट करे, आप उसे वाउचर कहेंगे। तो अब देख लें वाउचर क्या हो सकता है। द फर्स्ट वन इज कैश रिसीट। कोई भी कैश रिसीट आपके सामने हो वो वाउचर होगा। जैसा कि कार्बन कॉपीज, यानी कार्बन कॉपीज अगर आपके सामने हैं आप इसे वाउचर कहेंगे। कि अगर आपको कहीं भी, जे पहले पॉइंट क्लियर कर लें, एक है कैश रिसीट। कैश रिसीट कब होता है कि जब आप रिसीविंग कर रहे हो, जैसे अकाउंट रिसीवेबल से आप पेमेंट लेते हैं तो यहाँ कैश रिसीट आएगी। कैश रिसीट की आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं होगी, हमेशा कार्बन कॉपी होगी क्लाइंट के पास। तो आप ऑडिटर हैं, तो जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो आप जब भी कैश रिसीट यानी कैश रिसीविंग का ऑडिट करें, कैश रिसीव्ड का ऑडिट कर लें, अकाउंट रिसीवर कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ऐसी ट्रांजेक्शन हो, तो फिर आप कार्बन कॉपीज आप देखेंगे, आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा। हमेशा क्लाइंट ओरिजिनल इशू कर देते हैं अपने क्रेडिट कस्टमर को, अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को, और आपके पास, क्लाइंट के पास, कंपनी के पास कार्बन कॉपी होती है। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जब भी आप कहीं से जाके कुछ परचेज करते हो तो आपके पास ओरिजिनल वाउचर आता है और कंपनी के पास क्या रह जाते हैं, कार्बन कॉपी रह जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप ऑडिटर हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, तो कैश रिसीट में कार्बन कॉपीज आप एक्सेप्ट करेंगे फॉर रिसीट इशूड। कैश मेमो कोई भी होगा जब कंपनी अपने ही किसी पेमेंट पैड पे, किसी आप कह सकते हैं बिल पे, या अपने ही कंपनी के टाइटल, जो शॉप के टाइटल, जो प्रोप्राइटर है उसके बिजनेस टाइटल है, और बिजनेस टाइटल पे उसने वो आपको बिल इशू कर देते हैं, तो ये कैश मेमो होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस में आएगा। तो इसे आप कैश रिसीट में, ऑडिटर हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके लिए वाउचर हैं। कैश पेड जब हो, कैश पेड की कंडीशन हो, कोई भी क्लाइंट, कोई भी कंपनी अगर कैश पे करता है तो वहाँ क्या होगा, ओरिजिनल रिसीट्स ऑफ द पे इज सपोर्टेड बाय द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस, वेजेस बुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा। अब देखिए कैश पेड में हम क्या पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ आपको ओरिजिनल रिसीट को देखना होगा। ओरिजिनल रिसीट मीन्स कि आप जब कैश आपने पे किया, आपने रेंट पेएबल थे, रेंट पे किया, आप बिल्स पे किया, आपने फॉर एग्जांपल नोट पेएबल थे, तो आप पेमेंट कर रहे हैं। आप एडवर्टाइजिंग पे के लिए कोई एक्सपेंस की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वो पे किया आपने, सैलरी पे की, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पे किया, तो अब पेमेंट हो रही है क्लाइंट की तरफ से। तो क्लाइंट या कंपनी जब पेमेंट करे तो पेमेंट की कंडीशन में ऑडिटर किसे वाउचर कंसीडर करेगा, ओरिजिनल रिसीट होगी। यहाँ मैंने पहले कहा कि जब कंपनी पेमेंट करती है तो आपके पास ओरिजिनल बिल आता है, ओरिजिनल रिसीट आएगी, ओरिजिनल वाउचर आप देखेंगे एज ऑडिटर। और जब कोई भी कंपनी जिसका ऑडिट हो रहा है वो रिसीविंग की कंडीशन है, कैश रिसीव किया, तो वहाँ कार्बन कॉपीज होंगी, डुप्लीकेट कॉपीज होंगी। ओरिजिनल रिसीट ऑफ पे इज सपोर्टेड बाय द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो पे ओरिजिनल रिसीट, जो पे ने आपको पेमेंट की, उससे जो भी ओरिजिनल रिसीट पे को जो पेमेंट की गई, तो ओरिजिनल रिसीट यहाँ होंगी, और ओरिजिनल रिसीट को आप जरूर देखेंगे। इनवाइसेस यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनवाइसेस, वेजेस बुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा। ये सिंपल कुछ एग्जांपल हैं, इनके अलावा और काफ़ी हो सकती हैं कि ओरिजिनल रिसीट्स भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकती हैं, वेजेस बुक हो सकती है। आप पे कर दिया, आपने अपने वेजेस को पेमेंट करते हो तो साथ आप उनसे किसी भी वेज शीट पे सिग्नेचर ले लेते हैं, थंब इम्प्रेशन आप ले लेते हैं,
बाय अकाउंट अगर होगा तो सैलरी होगी, वेजेस होगी तो वेज बुक के ज़रिए आप पे करेंगे। तो ये आप ऑडिटर हैं तो वेज बुक को चेक करते हुए आप वाउचर कंसीडर करेंगे और वेज बुक आपके पास एक वाउचर होगा कैश पेमेंट में। आप ऑडिटर हैं तो आप वेजेस बुक को भी कंसीडर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हुए वर्कर्स के साथ, किसी सप्लायर के साथ, किसी क्रेडिटर के साथ और आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप चेक कर सकते हैं और ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसे हम वाउचर कहेंगे। इसी तरह परचेज़ेज़ की कंडीशन में क्या वाउचर हो सकते हैं? कोई भी कंपनी क्लाइंट जब परचेज़ेज़ करे और आप ऑडिट कर रहे हैं, तो परचेज़ेज़ कंडीशन में आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या वाउचर क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ होगा कॉपीज़ ऑफ परचेज़ेज़ ऑर्डर, ओरिजिनल इनवॉइसेज़, गुड्स रिसीव्ड नोट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा। तो यहाँ यही होगा कि आप अगर गुड्स रिसीव कर रहे हैं, देखें कहा गया कॉपीज़ ऑफ परचेज़ ऑर्डर, कि जब आपने परचेज़ेज़ के लिए कोई ऑर्डर किया, परचेज़ेज़ के लिए आप टेंडर किया, परचेज़ेज़ के लिए कोटेशंस की, तो नॉर्मली यही होता है कि आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कैपरा रूल हैं, जैसे प्रोक्यूरमेंट ऑर्डिनेंस ने हमें रूल्स दिए कि कोई भी कंपनी परचेज़ करना चाहती है, तो उसको फिर किन कंडीशंस को फ़ॉलो करना होगा। 1 लाख से ज़्यादा परचेज़ पे आप जा रहे हैं, 50,000 से बिलो पे जा रहे हैं, तो आप कोटेशन कर सकते हैं, वरना आप टेंडर में जाएँगे। 1 लाख अबव होगा, तो आपको टेंडर करना होगा, बिडिंग करनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में कॉपीज़ ऑफ परचेज़ ऑर्डर, तो परचेज़ेज़ कंडीशन में परचेज़ ऑर्डर की कॉपीज़ होनी चाहिए। और नेक्स्ट है ओरिजिनल इनवॉइसेस, यहाँ ओरिजिनल इनवॉइसेस का होना ज़रूरी है। परचेज़ेज़ का ऑडिट हो रहा है, तो ओरिजिनल इनवॉइसेस ज़रूर देखेंगे कि कंपनी ने अगर कुछ परचेज़ किया, तो उसकी ओरिजिनल बिल्स, ओरिजिनल मेमोज़, ओरिजिनल ऑर्डर्स, ओरिजिनल पेमेंट कार्ड्स ये होना ज़रूरी है। गुड्स रिसीव्ड नोट्स, जीआरएन जिसे कहा जाता है। जब आप परचेज़ करते हैं, गुड्स परचेज़ की, गुड्स कंपनी में आती है, तो आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आप गुड्स रिसीव्ड नोट ज़रूर देखेंगे। जैसे होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट ये हमें क्लियर करते हैं कि जब रिटर्न की कंडीशन आ जाए, तो डेबिट क्रेडिट नोट लगता है, जो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। लेकिन अगर कॉपीज़ ऑफ परचेज़ ऑर्डर हो, ओरिजिनल इनवॉइसेज़ हों, गुड्स रिसीव्ड नोट्स हों कि जैसे ही गुड्स रिसीव हुई, गेटकीपर ने गुड्स रिसीव की, गेटकीपर के बाद नेक्स्ट यूनिट पे जाती हैं गुड्स, वहाँ काउंट होती हैं, डिस्पैच हो रहा है, और फिर थर्ड पे फैक्ट्री पे आते हैं और फिर वेयर हाउस पे गुड्स रिसीव की डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हर एक कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ आप देखते हो कि इन्वेंट्री को रिसीविंग नोट्स लगते हैं या डिस्पैच नोट्स लगते हैं। तो जैसे रिसीविंग नोट्स लगते जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ हर एक यूनिट पे, हर एक लेवल पे आप देखेंगे कि आपके पास आप ऑडिट कर रहे हैं तो नोट्स होंगे। गेट कीपर, गेट कीपर के पास बुक कीपिंग हो रही है, वहाँ देखेंगे कितने यूनिट रिसीव हुए हैं, फर्दर यूनिट पे कितने रिसीव हुए, वेयर हाउस पे कितने रिसीव हुए, फैक्ट्री पे कितने रिसीव हुए, स्टोर रूम पे कितने गए। तो ये डिफरेंट आपके पास डेस्टिनेशंस हैं, आपके पास यूनिट्स हैं, जहाँ आप पॉइंट्स हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं गुड्स गेट पे 10 यूनिट कहे जाते हैं और फैक्ट्री तक आते हुए ये कम हो जाते हैं और यहाँ 5 और 6 रह जाते हैं, तो ये कहाँ फ्लॉ है और कहाँ ये श्रिंकेज हो रही है। ये आप परचेज़ेज़ में देखेंगे, जिसे जीआरएन कहा जाता है, गुड्स रिसीव्ड नोट्स या कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली आप परचेज़, मैंने आपको कहा कि आप टेंडर में क्या जा रहे हैं, आप कोटेशन कर रहे हैं, आप बिडिंग कर रहे हैं, आप ऑक्शन में जा रहे हैं, किस मेथड को या चैनल को यूज़ करते हुए आपने परचेज़ेज़ की। सेल्स, जब सेल होगा तो ऑर्डर रिसीव, सेल जब भी आप करते हो ऑर्डर आपको रिसीव होगा कस्टमर की तरफ से, तो आप सेल करेंगे। हम जब अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल और नॉट रिसीवेबल की कंडीशन पढ़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि यहाँ अ ऑर्डर्स का होना ज़रूरी है। आपको पहले ऑर्डर रिसीव होगा, ऑर्डर को फ़ॉलो करते हुए आप प्रोडक्शन करेंगे, मीन्स के सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट। तो जब आपके पास डिमांड ऑर्डर नहीं आएगा, तो कैसे आप फर्दर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ फिर ज़रूरी है कि सेल ऑर्डर्स हों, कार्बन कॉपीज़ ऑफ द इनवॉइसेस, कॉपीज़ ऑफ गुड्स, आउट स्लिप्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा। और यहाँ फिर ऑर्डर्स आपको देखनी होंगी, ये वाउचर है, कार्बन कॉपीज़ ऑफ इनवॉइसेस, और जो इनवा देखिए जब एक कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, तो वो पहले इनवॉइस भेजती है। इनवॉइस आपके लिए ऑडिट में एक वाउचर होगा, कंपनी के लिए, कंपनी इसे अल्टीमेट वाउचर कंसीडर नहीं करती, क्योंकि इस पे ये पेमेंट इसकी नहीं हो चुकी होती, पेड नहीं होता, रिटर्न के भी कोई ना कोई चांसेस होते हैं, ऑप्शन होते हैं आपके सामने कि रिटर्न हो सकता है।
तो ऑर्डर रिसीव्ड, कार्बन कॉपीज ऑफ इनवाइसेस, कॉपीज ऑफ गुड्स आउट स्लिप। कार्बन कॉपीज ऑफ इनवाइसेस भी होनी चाहिए कि आपने कंपनी ने गुड्स सेल की तो कार्बन कॉपी उसकी मौजूद हो, कितनी प्रोडक्ट भेजे थे, 10 यूनिट आपने सेल की है उसकी इनवाइस, 10 के बाद कितना टाइम दिया रिटर्न के लिए, रिटर्न हुआ है ये नहीं हुआ, या उन्हीं 10 इनवाइसेस को फाइनल क्रेडिट नोट में कंसीडर कर दिया गया, फाइनल बिल कंसीडर कर दिया गया है। और कॉपीज ऑफ गुड्स आउट स्लिप, जो गुड्स आप गुड्स आउट कर चुके हैं, कंपनी से आउटफ्लो हो चुका है, वो जो गुड्स सेल आउट हो चुकी हैं, सोल्ड हो चुकी हैं, उनका कोई उनकी स्लिप होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ये गुड्स अगर कंपनी गेट से आउट होती है, फैक्ट्री से आउट होती हैं, स्टोर रूम से आउट होती हैं, आप बेच देती हैं, सेल आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में ज़रूर कोई ना कोई डिस्पैच होगा, कोई नोट लगाएंगे, तो ये क्लियर करेगा कि कितनी गुड्स बेची थी, 10 यूनिट बेचे थे और आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे और सेल आपने 10 के बदले वहाँ ये 6 की रिकॉर्डिंग आ रही है, 7 की रिकॉर्डिंग आ रही है, 8 की रिकॉर्डिंग आ रही है और यहाँ आप क्या कर रहे हो जो प्रोडक्ट सेल आउट किए उनको शो ही नहीं कर रहे। तो ये डमी कंसीडर कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या होगा सेल्स की कंडीशन हो सकती है। अब आ जाए परचेज रिटर्न पे, जैसे मैंने आपको कहा परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो या नोट्स ज़रूर रिसीव होंगे। जब कोई कंपनी परचेज़ करती है, क्लाइंट ने परचेज़ किया, आप उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि पेल कंपनी है, एलजी है, हायर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं। इनका ये है कि इन्होंने कुछ परचेज़ किया। परचेज़िंग में ये था, परचेज़ करने के बाद आपने कुछ गुड्स वापस दे दी। जब आप परचेज़ करते हो, आप कहते हो गुड्स डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ठीक है? लायबिलिटी क्रेडिट और जब ये रिटर्न आ जाए मीन्स कि उसी में से कुछ रिटर्न तो लायबिलिटी कम हो जाती है, लायबिलिटी डेबिट हो जाती है और गुड्स आपकी क्रेडिट हो जाती है जिसे कहा जाता है गुड्स रिटर्न क्रेडिट। अब क्रेडिट नोट होगा, क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब आपने परचेजेस रिटर्न की, आपके पास परचेजेस थी, आपने परचेज वापस कर दी, भेज दी, ट्रांसफर कर दी, तो अब क्लाइंट क्या करेगा क्रेडिट नोट्स रिसीव्ड, क्लाइंट को यहाँ नोट रिसीव होगा, क्रेडिट नोट रिसीव होगा और ये कौन देगा आपको? आपका सेलर ये नोट देगा। सेलर जो है, वो नोट जो आपको ट्रांसफ़र करता है, वो क्रेडिट नोट होता है। तो परचेज़ रिटर्न में आपको क्रेडिट नोट मिलेगा कि हाँ, आपने कंपनी ने, पेल ने 10 यूनिट वापस भेज दिए, रिटर्न कर दिए और जो सेलर था, वो सेलर आपको एक डॉक्यूमेंट्री नोट भेजेगा कि हमने इस डेट पे इतने प्रोडक्ट रिटर्न आपने किए, वापस ले लिए हैं, रिसीव कर लिए और अब आप पे इतनी लायबिलिटी बाकी है। क्योंकि आप पे लायबिलिटी परचेज़ में 10 यूनिट की थी, 10 में से क्लाइंट ने 2 वापस किए, वापस भेज दी, क्लाइंट पे 8 की लायबिलिटी आ गई। तो ये लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन ये कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे, क्लाइंट कैसे प्रूव करेगा? तो फिर आपको गुड्स क्रेडिट नोट्स जो होंगे क्लाइंट के पास, वो प्रोटेक्ट करेंगे कि हाँ, आपने गुड्स रिटर्न की थी। तो पहला तो आप ऑडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड भी वाउचर होगा, कॉपीज़ ऑफ गुड्स सेंट आउट स्लिप्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा। परचेज रिटर्न में कॉपीज ऑफ गुड्स सेंट आउट स्लिप। फिर ये भी देख लें कि आपने कितने गुड्स रिटर्न की। आपके पास क्लाइंट को तो एक क्लाइंट को क्रेडिट नोट रिसीव हुआ जो उसको सेलर ने भेजा जिसको गुड्स रिटर्न की इसने, ठीक है? सप्लायर ने भेजा कि हाँ, आपने हमें 2 यूनिट वापस भेज दिए हैं और हमने इनको रिसीव भी कर लिया और जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया वो बिल्कुल ओके है, क्लियर है और यहाँ आपको आपको नोट आ गया। लेकिन ये भी देखें कि जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स वापस भेज रहे हैं, तो उस कंडीशन में गुड्स वापस जाने की कंडीशन में कॉपीज़ ऑफ गुड्स सेंट आउट आपके पास स्लिप होगी कि हाँ, क्लाइंट ने जो गुड्स भेजी थी, उस वक़्त तो कोई स्लिप बनाई होगी कि हम गुड्स भेज रहे हैं और कितना रिटर्न कर रहे हैं और स्टॉक में से कितना डिक्रीज़ आ जाएगा, ये भी आपके पास वाउचर होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा और यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस का भी होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट हुआ मीन्स के जो आपने ऑब्जेक्शंस लगाए, इंफीरियर क्वालिटी हो सकती है, क्वांटिटी डैमेज हो सकती है, गुड्स डैमेज्ड हो सकती हैं, गुड्स मीन्स के जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को मीट अप नहीं कर रहे, जो क्वांटिटी क्वालिटी आपने जो स्टैंडर्ड दिया था उसको मीट अप नहीं कर रहे, तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, इसे कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। अब आ जाए सेल रिटर्न में। सेल रिटर्न में क्या होगा? डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। सेल रिटर्न्स आपने कंपनी ने सेल की थी, आप उसका ऑडिट कर रहे हैं। अब सेल जैसे कंपनी ने की, सेल कंपनी को वापस आ जाती है, उसका कस्टमर वापस करता है सेल, रिटर्न कर देता है। क्लियर? आप
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी एंट्री सीख चुके हैं। जब सेल होती है तो सेल क्रेडिट हो जाती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है? और जब यही सेल का रिटर्न आपको गुड्स वापस आ जाएँ, आप सेल बाज़ का देखते हो कि किसी शॉप से आप कुछ परचेज़ करते हो, परचेज़िंग के बाद आप जब गुड्स देखते हैं उनमें कोई भी उन पे ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जाके उनमें से कुछ गुड्स शॉपकीपर को वापस कर देते हैं। तो शॉपकीपर के लिए ये क्या है, सेल रिटर्न है। अब उस शॉपकीपर का ऑडिट हो रहा है। तो शॉपकीपर को जैसे आपने एज़ अ कस्टमर गुड्स वापस दी थी, तो आप उसे एक नोट भी साथ भेजेंगे। यानी क्रेडिट डेबिट नोट्स रिसीव्ड, सेल रिटर्न होगा, तो सेल रिटर्न में कस्टमर जो होगा वो सेलर को डेबिट नोट भी साथ भेजेगा। डेबिट नोट में क्या होगा, रिटर्न आप करके दे देंगे कि हम आपको 4 यूनिट, कस्टमर कहेगा 4 यूनिट्स वापस भेज रहे हैं। 4 यूनिट्स की रीज़न ये है, इन्फीरियर क्वालिटी है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, डैमेज है प्रोडक्ट, या जो ऑर्डर दिया था, ऑर्डर को मीट अप नहीं कर रहा। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि ये सेल रिटर्न का नोट है। गुड्स रिसीव्ड नोट्स, गुड्स रिसीव्ड नोट जैसे सेलर, क्लाइंट जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है, वो रिसीव करेगा, कंपनी बाज़ कंपनी सेल भी करती है, परचेज़ भी करती है, तो दोनों कंडीशंस आपके सामने होंगी। गुड्स रिसीव्ड नोट्स में कि जैसे सेलर ने, क्लाइंट ने गुड्स रिसीव की, जो गुड्स रिटर्न हुई थी उसे, उसका वो एक नोट इश्यू करेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, क्रेडिट नोट। और गुड्स रिसीव्ड नोट्स क्लियर कर देगा, जब ऑडिट हो रहा है तो आप कहेंगे कि इतनी गुड्स हमने रिसीव की, 10 जैसे है, 6 है, 8 है, कुछ भी गुड्स के कुछ भी नंबर हो सकते हैं, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। उसको आप देखेंगे कि हाँ, ये रीज़न्स जो जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए, इन ऑब्जेक्शंस को देखते हुए हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, और ये भी एक वाउचर होगा आपके पास। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस भी यहाँ देखी जा सकती हैं, जो लीगल प्रूफ हो सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई इनवॉइस हो सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ रिटर्न यहाँ फाइनलाइज़ हो जाएगी। इसी तरह लास्ट हो सकता है जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ भी आपके पास वाउचर होगा। मैंने आपको कहा ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही वाउचर हो। बाकी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अकाउंटिंग साइकिल को किसी भी स्टेज के लिए प्रीडिसेसर है या सक्सेसर है, सपोर्ट कर रहे हैं, बेस कर रहा है उस डॉक्यूमेंट पे आपकी अकाउंटिंग स्टेज, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो आप उसे भी वाउचर कंसीडर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एंड अदर अवेलेबल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस। प्रीवियस ईयर्स की जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, उसको आप वाउचर कंसीडर कर सकते हैं, उसको आप ऑडिट एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, व्हाट इज वाउचर एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखते हुए वाउचर या वाउचर की डेफिनेशंस क्या हो सकती है। अब हम देखते हैं रूटीन चेकिंग को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कि अगर आप ऑडिटर हैं तो आप रूटीन चेकिंग कैसे करेंगे। रूटीन चेकिंग को ज़रा समझ लें कि रूटीन चेकिंग बेसिकली है क्या। रूटीन चेकिंग हम कहते हैं कि जब आप एक अकाउंटिंग साइकिल को रूटीन बेसिस पे चेक करें, कंपनी की क्या रूटीन है, इनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये इनकी पेटी एक्सपेंसेस कैसे चल रही हैं, इनकी रूटीन एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, कैसे डिफरेंट यूनिट्स काम कर रहे हैं, कैसे आपका कैशियर काम कर रहे हैं, कैसे एंट्रीज पास हो रही है, कैसे अकाउंटेंट फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये आपको रूटीन चेकिंग में देखना होगा। और रूटीन चेकिंग इज कैरीड आउट एज अंडर चेकिंग ऑफ कॉस्ट। पहले आप क्या करेंगे, कास्ट को चेक कर लें। कास्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कास्ट मीन्स की कैलकुलेशंस को, प्लस माइनस को, एडिशन को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस कास्ट जिसे हम कहते थे, कास्टिंग और क्रॉस कास्टिंग। या अगर आप टोटल किया गया है, वहाँ मैकेनिकल अप्लाइंसेस, कैलकुलेटर्स हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इनको अप्लाई करें और देख लें कास्टिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। इसी तरह सब कास्ट भी देख सकते हैं। सब कास्ट मीन कि आपके पास जैसे मैं आपको पेटी कैश बुक की एग्जांपल दूँ। पेटी कैश बुक में आप देखते हो आपके पास डिफरेंट कॉलम होते हैं। आपके पास वहाँ मिसलेनियस होते हैं, वहाँ आपके पास डेली एक्सपेंसेस हैं, वहाँ रिफ्रेशमेंट है, वहाँ पोस्टेज है, वहाँ स्टेशनरी है। तो ये वहाँ ट्रैवलिंग है, वहाँ फेयर है, ये डिफरेंट आपके सामने एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिनको आप पैटी में रखते हैं। अब पैटी के 5 कॉलम, 5 आपने फर्दर सब कॉलम या अकाउंट बनाए हुए। वो मीटअप कर रहे हैं एक को, 5 क्या हुए, सब कास्टिंग हो गई, और टोटल क्या हो गया, कास्ट हो गया। तो सब कास्ट भी आप देख सकते हैं, कास्ट प्लस सब कास्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो 5 कॉलम पे 5 कास्टिंग पे डिवाइडेड है। मीन्स के 10 मार्क्स के एक टेस्ट हुआ, 10 मार्क्स 20 का हुआ, फिर 30 का हुआ, फिर
40 का हुआ, फिर 20 का हुआ, ये क्या हुआ, सब कास्टिंग हो गई। सब कास्टिंग को देखते हुए कास्ट को देखूँगा और कास्ट क्या होगा, टोटल मार्क्स होंगे इस सब्जेक्ट के। तो अब आप रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी के चेकिंग ऑफ कास्ट देख लें, सब कास्ट देख लें, कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी आपको क्लियर है कि जब कैरी डाउन बैलेंस आ जाता है, कोई भी बैलेंस हो आपके सामने, क्लोजिंग बैलेंस, इसको आप ओपनिंग बनाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि ओपन क्लोजिंग एंडिंग और ओपनिंग में कहीं डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे। हमने पढ़ा एरर ऑफ ओमिशन, कैरी फॉरवर्ड एरर, एरर ऑफ ओमिशन, कोमिशन, कंपेंसेटरी, डिफरेंट एरर्स। इनमें हमने एक एरर पढ़ा कैरी फॉरवर्ड का एरर। हमने कहा ट्रायल बैलेंस एरर हो सकते हैं, अकाउंट एरर, लेजर एरर हो सकता है। तो ये बैलेंसिंग के एरर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनकी रूटीन चेकिंग चेक कर लें। एंड अदर कैलकुलेशंस ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड लेजर्स। और फिर आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री कौन सी बुक्स हैं, जनरल जर्नल है आपके पास, सब जर्नल, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज, डबल एंट्री सिस्टम। और लेजर, लेजर आपके पास पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर, आपके सामने जनरल लेजर, सब्सिडियरी लेजर्स, ये कुछ लेजर्स हैं, जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, कैश है, सेल है, परचेजेस है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये डिफरेंट लेजर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं रूटीन चेकिंग में। यानी आप वो तमाम रूटीन अप्लाई कर रहे हैं, रूटीन एग्जामिन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं जो एक कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। थर्ड पॉइंट है चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट विद रिकॉर्ड्स, सॉरी सेकंड, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इन लेजर। एक और चीज देख लें, क्या लेजर में पोस्टिंग ठीक हो रही है। जब हम जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं, जर्नल से लेजर, आप सीख चुके हैं ये काम, जर्नल एंट्रीज की, जर्नल को कैश का लेजर बनाना है, तो तमाम कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड, पोस्टिंग हो रही है। यहाँ देख लें कि पोस्टिंग में कोई कंपनी से गलती तो नहीं हुई, ये भी आप रूटीन चेकिंग में आपको देखना होगा ताकि एरर्स सामने आना शुरू हो जाए। Checking of ledger account with records, balancing and checking the amount on to the trial balance. Checking of ledger account with records, balancing and checking the amount on trial balance. अब लेजर अकाउंट आपका जितना भी लेजर्स हैं उन तमाम के रिकॉर्ड्स को चेक कर लें। जैसे मैंने आपको कहा जनरल लेजर है, सब लेजर्स हैं जिसे हम कहते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर होते हैं आपके पास, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स होते हैं, ये डिफरेंट पर्सनल और इम्पर्सनल लेजर्स की जब कंडीशन आ जाती है तो टाइप्स आते हैं। यहाँ ज़रूर क्लियर कर लें कि क्या जो भी लेजर्स अवेलेबल हैं वो लेजर्स एक्यूरेट हैं, उनमें कोई एरर तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, पोस्टिंग ठीक हो रही है, ये ज़रूर देख लेना है आपने। बैलेंसिंग एंड चेकिंग द अमाउंट ऑन द ट्रायल बैलेंस, फिर रूल ऑफ देख लें। बैलेंसिंग मीन्स लेजर का रूल ऑफ देख लें, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, या डेबिट साइड एक्सीड कर रही है या क्रेडिट साइड एक्सीड, के बैलेंसिंग ठीक रखी गई। लेजर डेबिट बैलेंस ले रहा है और ट्रायल में जाके क्रेडिट साइड पे लिखा गया है, तो यहाँ भी ज़रूर देख लेना होगा ताकि कोई भी एरर है तो सामने आ जाए। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर यूजुअली यूजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिक। हम पढ़ चुके हैं टिकिंग, मार्किंग, कॉलिंग ओवर टेक्निक्स जो ऑडिटिंग की थी। तो गेट जनरली एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग टेक्निक्स, ये ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टिक्स यूज़ करते हैं, आप कॉन्फिडेंशियल टिक्स यूज़ करते हैं जो कि फर्दर आपको हेल्प आउट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ओपिनियन में। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रूटीन चेकिंग आर to verify arithmetical accuracy of entries, to ascertain that posting from the books of original entry have been made to correct account in ledgers, and to ensure that ledger accounts have been correctly balanced। और यहाँ ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि जो भी बैलेंसिंग हुई लेजर की, जो आपने लेजर बैलेंस हुआ, रूल ऑफ हुआ, पोस्टिंग हुई, कास्टिंग हो चुकी है, सब कास्टिंग है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है और इसमें कोई फ्लॉज या कोई फ्रॉड नहीं है, एरर नहीं है। अगर आप एरर यहाँ कोई नजर आए, उनको नोटबुक का पार्ट बनाए जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट हम जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ वॉचिंग। हम अभी तक हमने वॉचर को पढ़ा, वॉचर के साथ हमने रूटीन चेकिंग देखी। अब हम देखते हैं कि वॉचिंग क्या है। वॉचिंग बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ वॉचर जो है, ये वॉचिंग है। हम कहते हैं वॉचिंग इज अ प्रोसेस टू एग्जामिन द वॉचर्स। अभी वॉचर्स हम पढ़ चुके हैं, वॉचर्स क्या हो सकते हैं। वॉचर्स आपके पास, वॉचर डजंट मीन्स अ स्लीप, वॉचर डजंट मीन्स अ कार्बन कॉपी, वॉचर डजंट मीन्स जस्ट अ कैश मेमो। वोचर वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जो आपको ऑडिट करने में हेल्प आउट करते हैं, वो वोचर हैं। अब इन्हीं की एग्जामिनेशन आप स्टार्ट करें जो ऑडिटिंग का स्टार्टअप है। अकाउंटिंग एंड होती है, आपको पता है, स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से, और वॉचिंग सॉरी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से, और ऑडिटिंग स्टार्ट होती है वॉचिंग से। उसी ट्रांजैक्शन की वॉचिंग करना, उसी वॉचर की एग्जामिनेशन करना।
Watching is a very essence of auditing. The whole success of the audit very much depends upon the intelligence and skill with which this part of the work is performed. यहाँ skillful आपकी स्किल, आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है वॉचिंग कि आप कितना बेस्ट वॉचिंग कर पाते हैं। जितनी अच्छी, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी एक्यूरेट, रिलायबल, वैल्यूएबल आप वॉचिंग करेंगे, उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा, उतने बेस्ट ओपिनियन होंगे, उतने आपके पास स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होंगे, रिजल्ट्स होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे फर्दर एग्जामिनेशन में। Watching means and includes, अब definition रह रही है, watching means and includes the examination of every business transaction with its supporting documentary evidence, the checking of which enables the auditor to satisfy himself that the transaction is in order, that it has been properly authorized, and that it has been correctly allocated and entered in the book. आप वॉचिंग कर रहे हैं तो एक वॉचर को एग्जामिन करना होगा आपको। आपके सामने कोई भी वॉचर है, वो परचेज से रिलेटेड है, वो सेल से रिलेटेड है, वो परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, सेल रिटर्न से रिलेटेड है, वो डिस्काउंट से रिलेटेड है, वो ज़कात पेड से रिलेटेड है, वो आपके डोनेशन से रिलेटेड है, कोई भी वो ड्राइंग से रिलेटेड है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो रेंट पेमेंट है, वो सैलरी पेमेंट है, वेजेस पेमेंट है, आप वोचर सामने है, आप उस वोचर के वो तमाम क्रेडेंशियल्स चेक करेंगे जो आपको आप देखते हो कि लीगली फुलफिल होने चाहिए। तो आप एक वोचर को चेक कर रहे हैं और सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द ट्रांजैक्शन इज इन ऑर्डर, और खुद को सेटिस्फाई कर लें। इस लेवल तक अगर सेटिस्फाई हो ना हो, अगर क्यूरी लगा सेटिस्फाई हो गए ठीक, अगर आपको वोचर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप फिर क्यूरी लगाएंगे, क्यू या कोई मार्क या कोई टिक या कोई स्टैम्पेज करेंगे, स्टैंपिंग कर लेंगे जो आपको फर्दर अपने ओपिनियन में मैनेजमेंट लेटर में हेल्प आउट करेगा। क्यूरीज आप फिर परफॉर्म करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इफ द ऑडिटर फेल्स टू वॉच द आइटम करेक्टली, he may be considered negligent in the performance of his duties and may be held guilty as we decided in the case। ये आपको एक केस भी एग्जांपल दिया गया है कि अगर ऑडिटर प्रॉपर वॉचिंग नहीं कर पाता, ऑडिटर वॉचिंग में नाकाम होता है यहाँ, तो ऑडिटर अपनी ड्यूटीज से या नेग्लिजेंट कंसीडर होगा और ऑडिटर ने प्रॉपर वॉचिंग नहीं की यहाँ। तो ये हमारे पास वॉचिंग की डेफिनेशन थी, जहाँ हमने ये देखा कि जब आप एज एन ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट का, किसी भी कंपनी का, तो आप वॉचर्स की एग्जामिनेशन करेंगे, वॉचर को असेस करेंगे, वॉचर के तमाम क्रेडेंशियल्स को एनालाइज करेंगे और ये वॉचिंग होगी। तो अब हमारे पास लास्ट यहाँ टॉपिक आ रहा है जो आपके पास है टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग, प्रोसीजर ऑफ वॉचिंग और टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। तो वॉचिंग स्टार्ट करते हैं, तो वॉचिंग के लिए क्या प्रोसीजर हमें अप्लाई करना चाहिए। आप किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का ऑडिट कर रहे हैं, तो वहाँ फिर क्या प्रोसीजर अप्लाई करें। पहले मैंने आपको कहा कि आप कुछ कॉन्फिडेंशियल टिक्स, कुछ कॉन्फिडेंशियल जैसे गेट जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, कॉलिंग ओवर की टेक्निक अप्लाई करते हैं, जो डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, क्लर्क्स हैं आपके, जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं वॉचिंग में। तो वॉचिंग के लिए आप दो पर्सन यहाँ ले सकते हैं। ये वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है जो भी आपकी मुकम्मल टीम हो, ऑडिट टीम, लेकिन अगर एक ही आप किसी एरिया में सिर्फ काम कर रहे हैं और वो वॉचिंग ही है, वॉचर्स की एग्जामिनेशन, और सिर्फ यहाँ दो पर्सन को ऑथोराइज किया जा सकता है, और वो क्लर्क हो सकते हैं, आपके जूनियर ऑडिट मेंबर्स हो सकते हैं, या जस्ट आपके टीम मेंबर कोई हो सकता है। तो आप प्रोसीजर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इन प्रैक्टिस जनरली द जॉब ऑफ वॉचिंग इज डन बाय टू पर्सन्स। A junior member of the audit staff calls out the particulars in respect of each of the entry appearing in the book, such as date, particulars, account debited, amounts debited, credited, and amount. The senior member, इसके बाद क्या होगा, the senior member compares the details called out with the documentary evidence produced to him to satisfy himself as to the एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। और यहाँ देखें, जब आप दो पर्सन्स आपके टीम मेंबर होंगे या पर्सनल होंगे जिनको आपको वॉचिंग के लिए वॉचिंग असाइन करेंगे। ये एक वॉचर के लिए डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वॉचर के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, पर्टिकुलर्स क्या हैं। वैसे तो जो सिंपल एक वॉचर पे आप देखते हो, डेट होती है, सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, ये देखना ज़रूरी है। सीनियर जो मेंबर होगा वॉचिंग टीम का, वो कंपेयर करेगा डिटेल को, डॉक्यूमेंट्री डिटेल जो भी अवेलेबल होगी कंपेयर करेगा। एक पर्सन कॉल आउट करता है, कॉलिंग ओवर जिसे कहा जाता है, दूसरा मेंबर जो होता है वो उसको कंपेयर करता है। यानी पर्सन ए जो होगा वॉचिंग के लिए, वो वॉचर को सामने रखेगा,
वोचर में डेट क्या है, नेक्स्ट जो पर्सन होगा वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जर्नल एंट्रीज हैं, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्लोजिंग एंट्रीज हैं, जो भी अकाउंटिंग साइकिल है, जो भी अकाउंटिंग फेज है, उसको आप ऑडिट कर रहे हैं। तो अब दूसरा पर्सन जो होगा, पर्सन बी जो होगा सीनियर, वो मैच करेगा कि हाँ इसी डेट की ट्रांजैक्शन है। नरेशन को मैच किया जाएगा, जैसे हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं और एंड पे हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन को भी मैचअप में रखा जाएगा। तो ये कॉलिंग ओवर हो रही है, ताकि एक ही पर्सन अगर यही काम करता तो हो सकता है कि यहाँ उससे कुछ चीज़ें मिस हो जाती, कुछ चीज़ें यहाँ वो प्रूफ ना कर पाता, उनको मैचअप में ना रख पाता, उनकी मैचिंग ना नहीं हो सकती थी। इसीलिए 2 पर्सन्स 2 मेंबर आप देते हो ताकि प्रॉपर वॉचिंग हो सके। तो ये आप सीनियर और जूनियर काम कर लेते हैं और यहाँ एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो सकता है। जैसे हम प्रीवियस जो हमारे लेक्चर है हमने कहा कि 16 को 60 अगर एक पर्सन 16 कहता है ए और बी उसे 60 कंसीडर करता है, तो वो उस एंट्री को मार्क कर लेता है कि नहीं ये वोचर मैच नहीं कर रहा, ये वोचर जो है ये फ्रॉडलेंट है, ये वोचर एरर बेस्ड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरर हो सकते हैं। तो ऑडिटर को यहाँ हमने पहले का स्किलफुल होना चाहिए और यहाँ कॉलिंग ओवर का प्रॉब्लम ना आए, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन ना आए, ताकि 2 पर्सन ए और बी जो काम कर रहे हैं इनमें कमिटमेंट हो, कमिटेड हो काम के साथ, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना रहे। और कंपनी को जब ऑडिटर के अगेंस्ट आप देखते हो कि क्लाइंट कोई भी केस करता है या अपने ओपिनियन दे दिया ऑडिटर ने और ऑडिटर को डिफेंड करना पड़ता है अपने ओपिनियन को, ये कॉलिंग ओवर जो है ये फिर ऑडिटर को निग्लिजेंट कंसीडर कर देता है बाज़ औक़ात। अब देखें नेक्स्ट क्या करना होगा कि द सीनियर पुट्स हिज इनिशियल ऑन द वाउचर, जो सीनियर मेंबर होगा वो कुछ इनिशियल मींस सिग्नेचर कर ले, अपनी कोई स्टैंपिंग कर ले, कोई टिक्स हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल मार्किंग है, कोई डिफरेंट पेंसिल्स या कलर्स यूज़ किए जाते हैं बाज़ औक़ात, येलो कलर है, ग्रीन है, रेड है, ये भी क्लियर कर देते हैं कि येलो का क्या मीनिंग होगा, ग्रीन का क्या मीनिंग है, रेड क्या आप कंसीडर कर रहे हैं, कोई पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। तो ये इनिशियल्स होंगे, ताकि आप जब ओपिनियन में जाएँ, अपना ओपिनियन फाइनलाइज़ करें, तो वहाँ फिर आपको क्लियर रहे कि जब हमने वॉचिंग की थी, वॉचिंग में रेड कलर का ये मीनिंग था, ब्लू अगर आपने मार्किंग की ये मीनिंग था, क्यू अगर क्यूरी को कहा जाता है, क्यू का सिंबल आपने दे दिया, इसका क्या आपने क्या ऑब्जेक्टिव था, तो ये क्लियर रहे जब आप ओपिनियन फाइनलाइज़ करें। सेकंड आपके पास क्या टेक्नीक होगी, द रबर स्टैम्प इज़ पुट अपॉन द वाउचर एंड अपॉन इट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब ये भी हो सकता है कि आप रबर स्टैम्प हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प, वो भी वोचर पे आप फाइनलाइज़ कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं, ताकि आपका वोचर क्लियर हो जाए कि ये वोचर डुप्लीकेशन में जाए और फर्दर प्रेज़ेंटेबल ना रहे। ये रबर स्टैम्प का सेकंड आप पॉइंट देख सकते हैं। इसी तरह है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैंसलिंग द डॉक्यूमेंट्स बाय अबव मैनर्स इज टू इंश्योर दैट द सेम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड अगेन इन सपोर्ट ऑफ द अदर आइटम्स। और मैंने यही बात की, ताकि वोचर को कैंसिल करते जाएं साथ साथ, कोई भी वोचर आए उसको कैंसिल करते जाएं, जैसे वोचर कैंसिल होता जाएगा आप देखेंगे फर्दर वो वोचर प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। बाज़ औक़ात यही होता है कि एक वोचर को और ट्रांज़ैक्शन में और मंथ्स में और बुक्स में जाके दोबारा कंपनी प्रेज़ेंट कर देती है, फ्रॉड करती है। तो यहाँ फिर वो वाउचर कैंसल हो जाएगा, कंपनी उस वाउचर को, क्लाइंट उस वाउचर को डुप्लीकेशन में नहीं ले जाएगा, दोबारा प्रेज़ेंट नहीं कर पाएगा। If a transaction is satisfactorily considered to have been washed, a distinctive tick is placed on the amount appearing in the book of original entry. If an amount is considered to be insufficiently washed for certain reasons, a symbol-wise Q is put on the amount appearing in the book of original entry and the relevant particulars of the vouchers which are insufficiently washed are noted on the query list. तो यहाँ आप अगर कोई insufficient है, आप देखते हो कि आप सेटिस्फाई नहीं है उस वोचर से, वो वोचर मैचअप उसका नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्दर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ सेट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी साइन, कोई भी क्वेश्चन मार्क यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह copy of queries should be handed over to the management to give them the opportunity and time to get them cleared on the production of the required documentary evidence. The queries would be cleared and the consequently objections raised against them would be dropped out. At the conclusion of the audit, a list of uncleared queries will be prepared and reported to the management or the shareholders depending upon whether the queries are material or otherwise.
और फिर क्या करेंगे आप, जो भी क्यूरीज आपके पास रही, आपने वॉचिंग की, वॉचिंग में डिफरेंट वॉचर्स सामने आए जो प्रेजेंटेबल नहीं थे, कंपनी ने प्रेजेंट किए, जो फुलफिल नहीं थे, वो तमाम एस्पेक्ट्स को, क्रेडेंशियल्स को फाइनलाइज या फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप उनको क्या करेंगे, क्यूरीज लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, टिकिंग कर लेंगे। फर्दर उनमें से अगर कुछ सेटिस्फैक्ट्री प्रूव होते हैं तो ठीक, अदर सेटिस्फैक्ट्री प्रूव नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट लेटर लिखेंगे, और मैनेजमेंट लेटर में ये तमाम क्वेश्चंस, क्यूरीज फॉरवर्ड करेंगे या शेयर होल्डर्स को फॉरवर्ड करेंगे, जो आपको रिस्पॉन्सिबल होंगे रिस्पॉन्स करने में। और ये हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग देखें, जब मैं वॉचिंग करता हूँ या आप वॉचिंग करते हैं किसी भी कंपनी का, तो वॉचिंग में आपको क्या करना होगा, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होगा, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी होगी। टेक्निक्स में देखें, जब मैं ऑडिट करता हूँ तो यहाँ ऑडिट में डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे मैंने गेट कहा, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं, ये अप्लाई की जा सकती हैं। बाज़ औक़ात ऑडिट टीम जो है वो अपनी ही कुछ लीगल टेक्निक्स हैं, कुछ आप आईएसए को फॉलो करते हुए वॉचिंग स्टार्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द वॉचिंग, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी borne in mind. First one is, in order to ensure that valuable time is not lost in watching, the client should produce to the auditor all the vouchers arranged in order in which entries appear in the books of accounts. जो भी आपको वोचर्स दिए गए हैं, जो फाइल्स दी गई, उनमें वोचर्स, तमाम वोचर्स अरेंज हो, मीन्स के डेट वाइज अरेंज हो, ईयर वाइज अरेंज हो, मंथ वाइज अरेंज हो, क्वार्टर वाइज अरेंज हो, पीरियाडिक वाइज अरेंज हो, कि आप अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हुए अरेंज्ड हो, अरेंजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। पहला पॉइंट, जैसे हमने कहा, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वैल्यूएबल टाइम इज नॉट लॉस्ट इन वॉचिंग, द क्लाइंट शुड प्रोड्यूस टू द ऑडिटर ऑल वोचर्स अरेंज्ड। तो आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट नोटबुक में हमने पढ़ा कि ऑडिट कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट में पढ़ा कि आप तमाम रिकॉर्ड पहले से एक्वायर करेंगे। तो कंपनी जो भी वोचर रूम हो, वोचर स्टोर हो, वोचर आपके पास जो भी रैक्स हो, वहाँ फाइलिंग हो, उनमें वोचर अरेंज होने चाहिए ताकि ऑडिटर को प्रॉब्लम ना रहे। जनवरी के वोचर जनवरी ही अलहदा फाइलिंग हो, फरवरी के लिए अलहदा हो, मार्च के लिए अलहदा हो, अप्रैल के लिए अलहदा हो, दिसंबर के लिए अलहदा हो। तो आप फिर उसी मंथ को या उसी क्वार्टर को, उसी ईयर को फॉलो करते हुए इजीली ऑडिट को या वॉचिंग कर पाएँ। पहला पॉइंट, टेक्निक ऑफ वॉचिंग। सेकंड, अब अगर वॉचिंग कर रहे हैं, द ऑडिटर मस्ट सैटिस्फाई हिमसेल्फ that the dates given on the vouchers which are recorded in the books fall in the year under review. दूसरा पॉइंट, आप जब भी ऑडिट करते हैं, आप वॉचिंग कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर फाइनलाइज करें, से आप ज़रूर सेटिस्फाई हो इस पॉइंट पे कि जो वॉचर है वो उसी ईयर का वॉचर है जिस ईयर का ऑडिट हो रहा है। अगर ऑडिट 2018 का हो रहा है तो वॉचर जो है उन पे 2018 की डेट हो, चाहे वो स्टैम्प हो, चाहे वो इनिशियल्स हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे वॉचर पेमेंट डेट हो, चाहे वॉचर इशुएंस डेट हो, ये उसी ईयर की हो जिस ईयर का ऑडिट हो। थर्ड टेक्निक क्या हो सकती है, सेटिस्फेक्शन मस्ट बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड फ्रॉम दी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला, जो आपको डॉक्यूमेंट्री वॉचर मिला, स्लिप मिली, मेमो है, आपके सामने सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, कोई भी वो ऑडिट एविडेंस है, उसमें ज़रूर देख लें कि क्या अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हुआ है, या क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई अमाउंट डेबिट हुआ तो उसका क्रेडिट ज़रूर होगा, डबल एंट्री सिस्टम भी ज़रूर अप्लाई होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट में फ़र्क आ रहा हो, डिफरेंसेस हो, मींस के कैश डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया गया है, तो यहाँ फिर फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है। पहले एरर को लोकेट करेंगे। अगर एरर आप क्लियर करते हैं कि नहीं, ये एरर नहीं है और एक आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट अमाउंट यहाँ है, ज़्यादा अमाउंट है काफ़ी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आप फ्रॉड की तरफ जाएंगे। या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है, 2 पॉइंट यहाँ आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हो सकता है, while examining the documentary evidence it should be carefully seen that the transaction pertains to the business। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हम जब गैप प्रिंसिपल्स, गैप पढ़ते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो बिजनेस नेम पे हो, बिजनेस नेम के वोचर्स हो। ऐसा ना हो कि किसी ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस, किसी डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंसेस, किसी पार्टनर के, किसी प्रोप्राइटर के फैमिली अफेयर्स, या आप कह सकते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में ट्रीट किए गए।
अगर ऐसा होगा तो ये फ्रॉड है, तो आप ये ज़रूर क्लियर करें अगर आप वॉचिंग कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि एवरी वोचर हैज बीन पास्ड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिशियल। जो भी हायरार्की है, मैनेजरियल हायरार्की है, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल है या डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है, उससे वोचर जरूर पास आउट हुआ हो, या आपने जिन लोगों को अथोराइज किया हो वहां से वोचर पास आउट जरूर हुआ हो। इसी तरह अटेंशन शुड आल्सो बी पेड टू दी पॉइंट वेदर द वोचर्स बेयर्स प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प। ये जरूरी है कि क्या वोचर प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प्ड है, वोचर स्टैम्प किया गया, स्टैंपिंग हुई है या नहीं हुई, या जस्ट वोचर को इनिशियल से ही पास आउट कर दिया गया, और ये जरूर क्लियर कर लें। स्टैंपिंग भी होना जरूरी है। आप वॉचिंग कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट नोट्स शुड बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स एज रिक्वायर फर्दर क्लैरिफिकेशन और एविडेंस। अगर कोई भी वॉचर, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर करता है या रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर लें, ज़रूर क्यूरी सेट करें, ज़रूर उस पर नोट लगा दें। नोट मीन्स आप क्यू लगा देते हैं, आप कोई मार्क कर देते हैं, आप उस पर कोई पॉइंट लिख देते हैं कि ये पॉइंट मुझे क्लियर करेगा कि जब हम फाइनल ओपिनियन सेट कर ले होंगे, क्यूरीज सेट करेंगे, मैनेजमेंट क्यूरीज, क्यूरीज मीन एक लिस्ट बना लेते हो जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। आप मैनेजमेंट को क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे कि आपने तो इस डिपार्टमेंट में हमें जो सैम्पलिंग की, हमने 100 वॉचर्स में से हमने 30 वॉचर्स लिए, 30 में से इतने वॉचर्स आपके मिसिंग थे, उसकी क्यूरीज लगाई। मैनेजमेंट या शेयर होल्डर या जो भी स्टेक होल्डर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको जवाब देंगे, लाइबल। या फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड, लीजेज, मेमोरेंडम, आर्टिकल एसोसिएशन मिनट्स, बुक कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप जरूर मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि 9 पॉइंट हो सकता है कि सैम्पलिंग यूनिट means the individual items constituting the a population, for example checks listed on deposit slips, credit entries on the bank statements, sales invoices or debtors balance or a monetary unit। तो आप फिर अब सैम्पलिंग की तरफ जा रहे हो। सैम्पलिंग मीन्स के आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है, किन यूनिट में सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग किसे कहा जाता है कि आप पॉपुलेशन का कुछ पार्ट ले लें, सैंपल ले लें और उससे उसकी सिर्फ आप एग्जामिनेशन करें। एक 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 साल के वोचर्स ये लाखों में हो सकती हैं, थाउजेंड में हो सकती हैं, मिलियंस में हो सकते हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशनल साइज है, उस साइज को देखते हुए फिर आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। यहाँ आप प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। कोटा सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, क्लस्टर बना लेते हैं सैम्पलिंग के, सैंपल्स के। तो अब आप सैम्पलिंग करने जा रहे हो। अब आपको देखना होगा कि किस डिपार्टमेंट की सैम्पलिंग करनी है और किसकी सैम्पलिंग नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है, वो प्रोडक्शन है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, कैश है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि हमें अब सैम्पलिंग करनी है, तो सैम्पलिंग की क्या कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी होगी ताकि हम प्रॉपर वॉचिंग कर पाएँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अब आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनी अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल और यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए, सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करते हुए आप एक सैंपल ले लेते हैं 100 में से। फॉर एग्जांपल 20% आपने वोचर्स उठाए, 20% में जो भी एरर्स होंगे, जो भी फ्रॉड होंगे, वो आप अप्लाई करेंगे एज अ होल। अब देखिए, आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर हैं और वॉचिंग आपके सामने है, वॉचिंग हो रही है, आपके 2 मेंबर सीनियर और जूनियर वॉचिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन भी हो सकती है। स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहा जाएगा? इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशंस, each of which is group of sampling units which have similar characteristic, often monetary values। तो आप सैम्पलिंग में स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स के स्टार्टअप बना लेते हैं और स्टार्टअप की बेसिस पे आप फर्दर क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे आप फर्दर वॉचिंग कर लें, एग्जामिनेशन कर लें, असेसमेंट कर लें। यानी अगर एक डिपार्टमेंट है उसको आप मंथ वाइज भी जा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि 10 डेज आपने दिए वॉचिंग को और वॉचिंग सिर्फ कैश की होगी। कैश के बाद फर्दर परचेजेस में जाते हैं, परचेजेस के बाद सेल में जाते हैं, सेल के बाद रिटर्न को एग्जामिन करते हैं। जैसे आप देखते हो कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस या यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक्टिविटीज लिंक्ड हैं, उनको देखते हुए आप सैम्पलिंग करते हैं। और क्योंकि एज अ होल पॉपुलेशन को आप एग्जामिन नहीं कर पाते, टाइम ऑफ ऑडिट या ऑडिट जो टाइम है, ऑडिट कास्ट ना बढ़े, ऑडिट पीरियड आपके पास कितना दिया गया, टेन्योर क्या है, इसको देखते हुए आप फिर सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। इसी में टॉलरेबल एरर भी आ सकता है, मींस द मैक्सिमम एरर इन द पॉपुलेशन दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट।
जैसे 5% एरर, 6%, आपको क्लियर करना चाहिए इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 में से 20%, 100 वोचर्स टोटल थे, अगर 100 में से 20 वोचर्स ले लिए और 20 में एरर, अगर एरर एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कंपेंसेटरी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया, ट्रायल बैलेंस एरर है, डिफरेंट एरर्स आप फेस कर रहे हैं, तो ये एरर ज़रूर आप फेस करेंगे और एरर्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग में, हमने कहा ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एरर को लोकेट करना और उनकी प्रिवेंशन सजेस्ट करना। तो जहाँ फिर आपको कोई अगर एरर फेस करना पड़ जाए, डिफरेंट एरर्स टाइप्स हैं, उन एरर्स की आप प्रिवेंशन बताएँगे, उनकी बेसिस पे ओपिनियन ज़रूर देंगे, लेकिन ये फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बेसिक 4 टॉपिक्स वॉचिंग से रिलेटेड डिस्कस किए। हमने ये क्लियर किया कि ऑडिट आईएसए वोचर कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कैसे वोचर्स को डिफाइन करता है, रूटीन चेकिंग आप कैसे करेंगे, आप ऑडिटर हैं और आप रूटीन चेकिंग में जा रहे हैं, तो कंपनी की जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, आप उन्हीं एक्टिविटीज़ को वैसे ही चेक करेंगे जैसे कंपनी प्रोसीड कर रही है। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा डेफिनेशन ऑफ वॉचिंग, कि वॉचिंग बेसिकली इसकी क्या डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स हमने यही लिए कि वॉचिंग मींस एग्जामिनेशन ऑफ वॉचर्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और ऑडिट एविडेंस, ये हमने वॉचिंग कंसीडर किया। थर्ड हमने टेक्निक्स और प्रोसीजर्स पे बात की कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे आप करेंगे, यानी 5 टॉपिक हो गए। ऑडिट प्रोसीजर क्या है, जहाँ आप स्टैंपिंग भी कर सकते हैं, आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, आप हमने कहा रबर स्टैम्प अप्लाई कर सकते, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। गेट जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स या टेस्ट, ये भी अप्लाई हो सकते हैं। और लास्ट टेक्निक्स पे बात आ गई। टेक्निक्स में हमने देखा कि आप जब ऑडिट स्टार्ट करें, वॉचिंग स्टार्ट करें, तो आप एक वॉचर को इंश्योर कर लें, उसकी डेट इंश्योर करें, कंपनी हेड या कंपनी टाइटल इंश्योर कर लें, कोई एरर नज़र आ रहा है उसको आप ज़रूर इंश्योर करें, एरर की क्या बेस है, एरर्स क्यों हो रहे हैं, मॉरल चेक जिसे हम कहते हैं, मॉरल एग्जामिनेशन। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी वॉचिंग से ही होगी, जहाँ हम कैश बुक को स्टार्ट करेंगे कि कैश बुक आप पढ़ लें इसको, कि कैश बुक, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कैश बुक न्यूमेरिकल्स किए, कैश बुक को थ्योरेटिकली भी आपने क्लियर किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, अब हम देखेंगे कि आप जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक का रिसीट साइड और पेमेंट साइड की वॉचिंग या ऑडिट कैसे होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।